लोग इंटर का ज्योग्राफी में पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में पढ़ेंगे। तो चलिए मानव भूगोल के मुख्य अंगों का वर्णन करते हैं। मतलब मानव भूगोल का मुख्य अंग कौन कौन से। तो देखिए मानव भूगोल के अध्ययन को हम 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? यह है किसी प्रदेश की जनसंख्या, उसकी क्षमता, माने उस प्रदेश में कितना जनसंख्या है और लोगों में कितना क्षमता है। ठीक है। दूसरा है उस प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रदान किए गए संसाधन, माने उस प्राकृतिक में, माने उस जगह में कितना प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। ठीक है। उसके बाद है उस जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने से बना सांस्कृतिक प्रतिरूप। मतलब आप उस चीज़ों को इतना जानते हैं और कितना संस्कृति में अपने उसको उपयोग लाते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, फिर से समझाएंगे। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में पारस्परिक क्रियाओं द्वारा मानव वातावरण में समायोजन का रूप। मतलब देखिए मानव जो जन्म लेता है तो वो न पशु होता है और न मानव होता है, उसमें गुण दिया जाता है। तो वातावरण के द्वारा ही गुण उसमें अर्जित होता है, याद रखिए। तो कह रहा है वातावरण समायोजन, माने आप उस वातावरण में कैसे समायोजन करेंगे, मतलब कैसे वहाँ रहेंगे। ठीक है। तो वो चीज़ों को बता रहा है। इसमें हम उन संगठनों का, और जिसे हम उस क्षेत्र के संगठन के रूप में कहते हैं। मतलब आपका घर जहाँ भी होगा वहाँ पर क्या होगा, संगठन है। आपका क्षेत्र, आपका समुदाय, ये सब क्या है, एक संगठन का रूप ले रहा है। उपयुक्त वातावरण संयोजन के कालीन क्रम, मतलब यह क्रम चलते रहता है। तो आज हम लोग समझे हैं मानव भूगोल के मुख्य अंग। ठीक है। पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी करना है। दूसरा है अमेरिकी भूगोलवेताओं ने फिंच और ड्रीवर्थ ने मानव भूगोल को विशिष्ट 2 भागों में बांटा। कई भागों में बांटा है? 2 भूगोल भागों में। तो पहला है भौतिक और प्राकृतिक वातावरण। अच्छा, भौतिक मतलब आपके वहाँ के भौतिक वातावरण से। ठीक है। दूसरा है सांस्कृतिक वातावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, मतलब मानव के द्वारा जो निर्मित है उसका पर्यावरण। जैसे ही देखिए मानव निर्मित है, यहाँ पर आपको ठंडा महसूस हो रहा है, क्या है, मानव निर्मित है। तो देखिए हम पहले समझते हैं भौतिक, भौतिक या प्राकृतिक वातावरण। तो इसके भी 2 हैं, भेद सुनिए। इसके अंतर्गत भौतिक लक्षण जैसे जलवायु, देखिए कभी कभी गर्मी रहता है, कभी जलवायु प्रदूषित हो जाता है, वर्षा हो जाता है। धरातल, ये मतलब जहाँ आप रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप, पृथ्वी पर रहते हैं। उच्चवाच वह प्रणाली आदि का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर सब चीज़ है, हवा के दबाव का, कटाव का, जो भी आपसे जुड़ा हुआ है, जलवायु से जुड़ा हुआ है, सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आगे है प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, मृदा माने मिट्टी, खनिज जो खोद के जमीन से निकाला जाता है, खनिज, जल, जल ही जीवन है, वन, और इस पूरे माने देश में कितना है, बहुत सारा वन है, वो वन प्रणाली, वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। कहाँ, वन, कहाँ रहते हैं, वन में। तो भौतिक पर्यावरण के अंग है, ये सब क्या है, भौतिक पर्यावरण के अंग है। दूसरा है सांस्कृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण। अब देखिए यहाँ पर मानव निर्मित में क्या क्या आता है। तो कह रहा है मानव जनसंख्या, मानव का जनसंख्या देख रहा है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बस्तियाँ, मानव व्यवसाय आदि। आज आप देखिए आपके बगल में ही जो भी शहर में रहते हो, जहाँ गाँव में रहते हो, अगर बगल देखिए लोगों का संख्या बढ़ रहा है कि घट रहा है। दूसरा है विभिन्न उद्योग। आज देखिए बहुत सारा मॉल खुल गया, बहुत सारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल रहा है, बहुत सारी जगह दुकान खुल रहे हैं, ये सब क्या है, बढ़ रहा है। तो कह रहा है पशु चारण। अब देखिए पहले पशु चारण के लिए बहुत सारा जगह था, आज है नहीं ना। तो कह रहा है परिवहन, देखिए अभी मुजफ्फरपुर जाना होगा, कितना गाड़ी मिल जाएगा आपको, माने मिनटे मिनटे मिलता है। कहने का मतलब संचार, आज क्या है, संचार और प्रौद्योगिकी का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी का। हाँ कहाँ है, हेलो, बात किए, पहुँच गए। तो ये सब क्या है, मानव निर्मित। अब कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब तीसरा प्रश्न हम समझते हैं। मानव भूगोल की प्राकृतिक का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में, संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में। कह रहा है भूगोल की प्रमुख शाखा के रूप में मानव भूगोल मानवीय तत्वों का अध्ययन करता है। मतलब मानव भूगोल क्या करता है, मानव के तत्वों का अध्ययन करता है। आप में जो मानवता के गुण है उनका अध्ययन करता है।
कहा है मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है। भूगोलवेत्ता जीन ब्रूस के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों और भूगर्भ शास्त्र का संबंध शैलियों से है, उसी तरह वनस्पति का संबंध पौधों से। वनस्पति विज्ञान में क्या करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसी तरह से मानव भूगोल में हम मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत? मानव चार विज्ञान संबंधी जातियों के साथ इतिहास का समय है। इसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु तथा है, जिसे वहाँ कहाँ और क्यों नहीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर का प्रयास करें। आप सोचिए कि मानव कैसे रहता होगा, आदि मानव क्या खाता होगा, कैसे वो बढ़ा होगा, किस तरह से सभ्यता आई होगी, किस तरह से संस्कृति आएगी, इसमें विकास हुआ कि नहीं। आज विकास का ही ना काल है कि हम इतने सुप्रसिद्ध और अच्छे हो गए क्या? नहीं तो आज हम अच्छे होते, बताइए, नहीं होते। चौथा प्रश्न है मानव भूगोल की व्यवहारगत विचारधारा को प्रभावित करना। माने आपने मानव भूगोल पढ़ते हैं तो उसका क्या विचार आता है? तो कह रहे व्यवहारगत विचार का अध्ययन करना एक वैज्ञानिक उपागम है। मतलब क्या प्रक्रिया है? देखिए, विज्ञान अपने कसौटी पर उन तथ्यों को कसता है और पता करना चाहता है कि कैसा है, सही है कि गलत है। ठीक है, तो कहा इस विचारधारा का उद्भव 1970 में। आपसे पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल का व्यवहारवाद कब जन्म लिया, तो याद रखिएगा 1970 में। इस विचारधारा में मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक स्वरूप को जानने में सहायता मिलती है, जिसके अंतर्गत बाह्य प्रभाव जैसे पर्यावरण का प्रभाव। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका पर्यावरण पर पूरा ही प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से आपका घर है और घर के अगल बगल का जैसे वातावरण होगा, आप वैसा पाएंगे। इसका छोटा सा उदाहरण, एक छोटा बच्चा लीजिए, बगल में अगर कोई गाली वाली देता है, वो खट खट सीख जाएगा। इसके प्रतिमान मानवीय प्रक्रियाओं का व्यवहार मानव व्यवहार का मापन और विश्लेषण करता है। मतलब आपके दृष्टिकोण से आप देखिए कि कैसे मानव का विकास होता है। ठीक है, आगे प्रश्न है नव निश्चयवादी विचारधारा की विवेचना करें। देखिए, यहाँ पर कहा नव निश्चयवादी विचारधारा निश्चयवाद और संभव्यवाद के माध्यम से विचारधारा है। मतलब ये एक विचारधारा है। जैसे आपके मन में जो जो विचार है वो आपका है, दूसरे का तो नहीं। तो कह रहा है ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। आपसे पूछा जा सकता है कि नव निश्चितवाद के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा ग्रिफिथ टेलर, याद रखिएगा। तो कह रहा है प्रतिपादन किया, उनके अनुसार मानव निश्चित सीमा तक ही पर्यावरण को प्रभावित करता है। मतलब आप एक सीमा तक ही मानव उस पर्यावरण का अंग होता है। जैसे कुछ दिनों के बाद उस बच्चा को अगर सिखाया जाता है कि गाली देना क्या है, खराब बात है, तो धीरे धीरे वो गाली देता है, तो उसका प्रभाव कम होते जाता है। किससे? उस शिक्षा से। इस प्रकार पर्यावरण मानव की बुद्धि का कुशल को प्रभावित करता है। माने आप में जो कुशलता आती है, देखिए पहले अज्ञानी रहता है बालक, लेकिन उसमें धीरे 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 ज्ञान आता है। कहता है मम्मी है, पापा है, दादा है, उनको बैठाइए, कहिए, इज्जत करना, तो धीरे धीरे उसमें नैतिकता आता है और वो सीखता जाता है। यही करा प्रभाव करने में एक सीमा तक सक्षम होता है। इसीलिए ग्रिफिथ टेलर ने निश्चयवाद को संशोधन करके उसे रोको और जाओ निश्चयवाद के रूप में नव निश्चयवाद के रूप में प्रदान किया। उन्हीं के द्वारा यह नियम प्रतिपादित किया गया। आगे प्रश्न है मानव भूगोल के संभव्यवादी विचारधारा क्या है। दूसरा है इसी में संभववाद को परिभाषित करें, इसकी विशेषता बताएं। देखिए, दुनिया में जो भी चीज है उसमें विशेषता है, उसमें गुण और दोष जरूरी है। तो यही कहा है इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। देखिए, आप भी अपने वातावरण से जो सीखते हैं या उसमें देखते हैं, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं तथा वो प्राकृतिक प्रदायक संभावनाओं को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार, नया मतलब नया, इनमें पृथ्वी की आंतरिक
करने वाले भौतिक नियम और पृथ्वी के निवास करने वाले जीवों की पारस्परिक संबंधों का संयुक्त ज्ञान संविष्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है नियंत्रित किया जाता है और संबंधों को जीवों के पारस्परिक संबंध, मतलब किस तरह से हमारा विकास का कार्य चलता है, मानव भूगोल उसी का अध्ययन करता है। तो यही कह रहा है, इस विचारधारा के समर्थन में लुइसियन, फेब्रो तथा ब्लोस ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यह विचार प्रसिद्ध हुई। मानव भूगोल में संभववाद उत्पादन के मुख्य विशेषता, आखिर क्या विशेषता है? पहला है, समय के साथ लोग अपने पर्यावरण में प्राकृतिक बलों को समझते हैं। देखिए, आपने कभी भूकंप नहीं देखा है, आपने कभी सुनामी नहीं देखा है, आपने जो चीज नहीं देखा है, जैसे कोई पेड़ हो, पौधा हो या कोई चीज है, तो उसके बारे में आपको अगर कोई दूसरा जानकारी दे देता है, आप उसी को मान लेते हैं। लेकिन जब आप बड़े होते हैं और अपने कसौटी को उसको कसते हैं, ध्यान लेते हैं, तो आपका प्रमाण गलत निकलता है, लेकिन उस समय आपका प्रमाण सही था। क्या? दूसरा प्रश्न है, उसी में पॉइंट है, मनुष्य अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के साथ बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का प्रयोग का विकास करता है। आज देखिए, पहले के जमाना में पंखा था, लाइट था, नहीं ना था, लोग अपना सिर्फ क्षुधा पूर्ति करता था। क्यों? क्योंकि वो कुशल संग्राहक था, अपने आप को खाना उपजाता था और खाता था, बस यही उसका काम। लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ। आज देखिए, प्रौद्योगिकी का प्रयास ही है कि आज हम लोग अच्छे मानव के रूप में। तीसरा पॉइंट है, पर्यावरण से प्राप्त संसाधन द्वारा मानव संभावनाओं को जन्म दिया। आज हमारे यहाँ बहुत सारे संभावना है, बहुत सारे चीजें हैं और बहुत सारे चीजों को दिखाई भी देता है। जैसे हम समझते हैं आगे, मानवीय क्रियाओं में छाप स्रोत मिलते हैं, जैसे उच्च भूमि पर स्वास्थ्य, विश्राम स्थल। आप देखिएगा, रोड के बगल में विश्राम स्थल लिखा रहता है, लोगों के बैठने का जगह। विशाल नगरीय प्रकार, आज भी सब जगह देखिए बड़का बड़का बिल्डिंग बना हुआ है नगर में। तटों पर तट, आप देखिएगा बड़का बड़का जहाँ तट है, जहाँ नदी है, उसके जगह पर पत्तन बनाए गए, मतलब जहाज रुकने का जगह। महासागरीय तल, और महासागर में बहुत बड़ा क्या है, तल है, मतलब बहुत बड़ा है। और समुद्री मार्ग, अंतरिक्ष में उपग्रह है। आज हम लोगों को मौसम की जानकारी कहाँ से मिलता है? उपग्रह से मिलता है, क्योंकि सैटेलाइट हमारा 24 घंटा उसका क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। सातवां प्रश्न समझेंगे, पर्यावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा को लिखें। इसमें प्रश्न है, मानव भूगोल में नित्यवाद तथा निश्चयवादी विचारधारा क्या है? उत्तर लिखेंगे, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। देखिए, जो भी कार्य है वो पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होता है। कौन कर रहा है? निश्चितवाद कर रहा है, याद रखिए। तो मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं, गुणों के पारस्परिक संबंधों का वितरण, मतलब मानव और पर्यावरण का संबंध नहीं, संबंध है, आप पर उसका प्रभाव पड़ता ही है जहाँ वातावरण आपका हो। तो कह रहा है, मानवीय क्रियाओं और गुण में पारस्परिक संबंध को वितरण और स्वरूप का अध्ययन होता है। इसीलिए संस्कृत जीवन स्तर जब पर्यावरण पर निर्भर करता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य आरंभ में क्रियाशील प्राणी रहता है। पहले आप छोटे बच्चे रहते थे तो आपको कम कपड़ा आता था, आज बड़े हो गए ज़्यादा कपड़ा आता है। तो ये विकास का कार्य बढ़ता जा रहा है कि नहीं? आपकी आवश्यकता उस समय कम थी, आप खाली क्षुधा पूर्ति कर लेते थे, हो जाता था। आज क्या है? कपड़ा चाहिए तो मोबाइल चाहिए तो टीवी चाहिए, ये चाहिए, मतलब आपका आवश्यकता बढ़ रहा है। लेकिन आप जब शिशु थे आपको आवश्यकता थी। और अपने क्रियाकलापों का प्रभाव वातावरण पड़ता है, और आप जिस वातावरण में रहिएगा उसी के अनुसार आपका व्यवहार भी। आपको अगर नहीं सिखाया जाएगा कि हाँ बड़ों का इज्जत करना चाहिए, तो आप कभी भी कर नहीं सकते, क्योंकि बार बार वही चीज कर रहे हैं ना। जो क्रिया आप करते हैं वो आपके व्यवहार में शामिल हो जाता है। इस विचारधारा के समर्थक कुमारी सेपेन तथा एवर्ड्स हटिंगटन है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि निश्चयवाद और निश्चयवाद विचारधारा के संपादक कौन थे या प्रतिपादक कौन थे। तो याद रखिएगा, कुमारी सेम्पल और एथॉनवर्थ हॉटिंगर। ठीक है। आठवां प्रश्न, संसाधन के 3 वर्गों के नाम बताइए और प्रत्येक वर्ग के एक उदाहरण देना।
तो कह रहा है विषय वस्तु का आधारित संसाधनों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन है, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और सांस्कृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन सा आएगा, जैसे समझिए भूमि, जल, वायु, मृदा, वनस्पति, मत्स्य, वन जीव, ये सब प्राकृतिक देता है। ऑक्सीजन आपको कौन देता है, मिट्टी कौन दे रहा है, जल कौन कहाँ से मिल रहा है, प्रकाश आपको कहाँ से मिल रहा है, सब प्राकृतिक दे रहा है। अब देखिए मानव निर्मित, आपका तबीयत खराब हो जाता है, स्वास्थ्य केंद्र में जाते कि नहीं। शिक्षा, आपको शिक्षा जरूरी है कि नहीं। कौशल, आपको आज सरकार कौशल विकास पर क्या कर रही है, केंद्रित हो रही है। मतलब आप कुछ सीखे ऐसा जिससे आपको आपके कौशल में वृद्धि हो, जैसे काटना, बुनना, सिलना, ये सब आपका कौशल। ज्ञान अनुभव, और ज्ञान क्यों प्राप्त कर रहे हैं, नौकरी के लिए नहीं, इसलिए प्राप्त कर रहे हैं कि हम शिक्षित बने। ज्ञान का उद्देश्य होता है शिक्षित बनना, दूसरे को भी शिक्षित बनाना। अब देखिए सांस्कृतिक संसाधन में वैज्ञानिक या विज्ञान, विज्ञान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है कि नहीं। पहले बटन वाला मोबाइल था है। सांस्कृतिक, आज भी देखिए संस्कृति में चेंजिंग आ रहा है, आपकी संस्कृति उसकी संस्कृति सब अलग अलग है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। विरासत, आपको विरासत में मिला हुआ है, कौन, जाति। धर्म, जो आप धारण करते हैं वही धर्म है, और जाति जो कि कास्टिज्म से लिया गया है, लैटिन भाषा के। आप हर व्यक्ति अलग अलग कास्ट का है, क्योंकि यहाँ पर भाषा भी बहुत ज़्यादा है, विविधता भी बहुत ज़्यादा है, और सांस्कृतिक विविधता के कारण भी बहुत ज़्यादा व्यापक। 9वां प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से। और देखिए भाई जनसंख्या के घटक कौन कौन, तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। याद रखिएगा, जितना जन्म लेगा, जितना मरेगा, और जितना प्रवास करेगा, यहाँ से चल जाए, उसको कहते हैं प्रवास करना। तो हम पहला पॉइंट समझते हैं, अशोधित जन्म दर के प्रति 1000 स्त्रियों का जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त करता है। मतलब जितना जन्म लिया उसको क्या बोलते हैं, जन्म दर। और घटती हुई मृत्यु के दर में जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जन्म दर अगर 1000 है तो मृत्यु दर भी कम है, इसलिए हमारी जनसंख्या क्या हो रहा है, विस्फोट आधार पर बढ़ रहा है, क्योंकि हर मिनट में बहुत सारे बच्चे जन्म ले रहे हैं और बहुत कम बच्चे अब मर रहे हैं। क्यों, स्वास्थ्य के सुविधाओं के चलते। आगे है घटती हुई मृत्यु दर जनसंख्या में परिवर्तन। आज हमारा जनसंख्या, जब आदमी कम मरेगा तो जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और अंतिम पॉइंट है, प्रवास को मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतः है स्फूर्ति प्रयास के रूप में निरूपित किया गया। आपके यहाँ भी आपके चचा होंगे, दादा होंगे, नाना होंगे, जो दूसरी जगह जाके बस जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रवास करना। मतलब अपने पैतृक गांव को छोड़ देना और दूसरे जगह जाकर वास करना। तो समझ गए। तो आज हम लोग इंटर का भूगोल पढ़े हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। 9 प्रश्नों को डील किए हैं। फिर अगले दिन अगला वीडियो।